हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसे आप कहते हैं मौलिक अधिकार। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के लिए कितने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। मतलब कहा जाए तो अगर मौलिक अधिकार ना हो तो हम अपना स्वयं का विकास नहीं कर सकते हैं, है ना। मौलिक अधिकार कहा जाए तो उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं और संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है ना। और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्याय योग्य होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिस अधिकार के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, है ना, और स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकता, वो अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक देश के नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। अब बात करें अगर हम कि कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो इनकी इम्पोर्टेंस है, तो इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश के संविधान में इनको स्थान दिया गया है। मतलब जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन हमारे संविधान में है और संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मौलिक अधिकार में नहीं किया जा सकता। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो अधिकार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी जो व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास होता है वो इन्हीं अधिकारों के आधार पर होता है। और अगर मौलिक अधिकार ना हो व्यक्ति के पास तो वह अपना विकास नहीं कर सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मौलिक अधिकार का वो क्या है कि जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और यदि हमारे अधिकार को कोई हमसे छीनता है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, न्यायालय में उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। दूसरा कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि कानून का संरक्षण हमारे मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। कानून इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसको समान रूप से प्राप्त करता है। फिर जो हमारा 44वां संशोधन है उसके पास होने के पूर्व संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब कानूनी अधिकार किसमें बनाया गया है, जो अनुच्छेद 301 है आपका, उसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन चुका है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जो हमारा पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में मिलता है। ठीक है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला हमारा जो है तीसरा अधिकार वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन मिलता है। अगला जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में है। ठीक है। पांचवा अधिकार है हमारा सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है। ठीक है। अब जो अनुच्छेद 14 है उसमें समानता के अधिकार की बात की गई है, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। किसी भी आधार पर यानी जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। अस्पृश्यता या छुआछूत संबंधी भेदभाव दूर किया जाएगा और सभी प्रकार की उपाधियों का अंत। ठीक है। तो जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। ठीक है। कानून सभी को एक समान नजरिए से देखेगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 15, जो कि क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव इन कारणों से नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। ठीक है। अगला जो है अनुच्छेद 16, वो क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कानून जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करेगा उसके स्वयं के विकास के लिए। ठीक है।
अनुच्छेद 17 हमारा क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। जैसा कि आपको पता है, जो कि विशेष रूप से एसटी एससी कैटेगरी के लिए है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अस्पृश्यता संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो उसको कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 18 हमारा है उपाधियों का अंत, यानी भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि से नवाजा नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 21 में मिलता है। अब स्वतंत्रता कैसी हो सकती है? जैसे कि आप देखिए, किसी भी प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है ना, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन की स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। जिसमें कहा गया है स्वतंत्रता के अधिकार में कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के संगठन का निर्माण कर सकता है जो कि देश के विरुद्ध ना हो, देश के विकास के लिए हो। ठीक है। और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी, और किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी धर्म को अपनाए। ठीक है। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। अब शोषण के विरुद्ध यानी किसी भी व्यक्ति के साथ यदि दुर्व्यवहार होता है तो उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार। ठीक है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार या बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी बाल मजदूरी वगैरह जैसे हैं उनसे संबंधित विरोध, शोषण के विरुद्ध, और मनुष्य यानी जो देह व्यापार होता है इससे संबंधित विरोध की बात कही गई है। अनुच्छेद 24 जो कहता है वो क्या है कि कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है कि जो कल कारखाने हैं, जो जहाँ पे विषैली चीजें बनाई जाती हैं, विषैले पदार्थ निकलते हैं, वहां पे किसी भी 14 साल या 18 साल से कम के बच्चों को नहीं रखा जाएगा काम पर, जिससे कि उनके जीवन की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जा सके। ठीक है। तो अब जो हमारा धर्म संबंधी स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण और धर्म में अबोध रूप से मानने या आचरण या प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करता हो, उसको किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने या उसको अपनाने की स्वतंत्रता है, जो कि पूरी तरह से वह अपने इच्छानुसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 जो है वो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि उस धर्म से बिलोंग करता है या उस धर्म से संबंधित है, वो अपने सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, जैसे पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान आदि। ठीक है। अनुच्छेद 27 ये किससे संबंधित है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो संप्रदाय है उसके बारे में स्वतंत्रता, यानी जो कोई भी व्यक्ति है वो विशेष धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, लेकिन किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 जो है वो हमारा किसके लिए है? जो कुछ शिक्षण संस्थान है वहां पे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी जो शिक्षण संस्था है वहां पे किसी भी प्रकार की धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रत्येक धर्म के लोग स्वतंत्र होंगे अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए। ठीक है। और उसके प्रचार प्रसार के लिए। अगला है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो जो अनुच्छेद 29 है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण की बात कही गई है, यानी जो हमारे यहाँ कम संख्या में वर्ग मौजूद हैं, जैसे कि आप बात करें मुस्लिम वर्ग की तो वो अल्पसंख्यक वर्ग कहलाता है, जिनके संरक्षण और हितों की बात कही गई है। ठीक है। जिसका ध्यान सरकार को रखना है। अनुच्छेद 30 हमारा जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार से संबंधित है, जो यानी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग अपने धर्म के अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार स्वयं प्रशासनिक तरीके से कर सकता है उसकी स्थापना। अनुच्छेद जो 31 है वो निरसती से संबंधित है। ठीक है। अब हम बात करें अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसमें अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार है ना, और इस भाग में जो प्रदत्त अधिकार है उनमें बलों आदि को लागू करने,
और स्थानांतरित करने, संसद की शक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 34 जो है वो किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त करने या इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधन करने, यानी किसी भी प्रकार को उनको बाधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी जो सेना है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगी और कानून के अनुसार ही बनाई जाएगी। अनुच्छेद 35 जो है वो किससे संबंधित है? इस भाग में उपबंध को प्रभावी करने का विधान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें मिलेगी। थैंक्स यू सो मच।